जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 पर। जब भी संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की जाती है तो अनुच्छेद 32 का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ये हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और इसके साथ ही न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं उन पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये रिटें किन स्थितियों व परिस्थितियों में जारी की जाती हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त गौरव भारद्वाज और आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित करता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का, जो भारत का नागरिक है, यदि उसके मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से जो भी संबंधित याचिका है उन्हें जारी करवाने का अनुरोध कर सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी याचिकाएं जारी करने का अधिकार रखता है। देखिए, अनुच्छेद 32(1) में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं दायर करने का अधिकार है और अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत वो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश में यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण रिट यानी सॉर्सरी और अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट हैं जिनको जारी करने का अधिकार सीधा सुप्रीम कोर्ट को है। तो आइए एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है शरीर सहित उपस्थित करना। इसके अंतर्गत न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी किया जा सकता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत नहीं कराया जा रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है कि मुझे अवैध तरीके से डिटेन कर लिया गया है, ना मुझे इसका कारण पता है, ना मुझे इसके कारणों से अवगत कराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको गिरफ्तार किया है उसको आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आए और हम ये जांचेंगे कि आपने जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके आपके पास पर्याप्त आधार मौजूद हैं। यदि पाया जाता है कि आपके पास वो पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है तो उस संबंधित व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है और यदि पर्याप्त आप आधार बता सकते हैं गिरफ्तारी का तो फिर आपकी जो डिटेन है, आपकी जो गिरफ्तारी है, उसको जारी रखा जा सकता है। हैबियस कॉर्पस के मामले में एक मामला एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला का, ये बहुत ही फेमस मामला था और ये 1976 का मामला था जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। जैसा आपको पता है 75 से 77 के दौरान देश में आपातकाल लगा और विपक्ष के जितने भी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे या विपक्षी दल थे या ऐसे व्यक्ति जो सरकार के विरोध में थे या इंदिरा गांधी से सहमत नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो जिन व्यक्तियों को जेल के अंदर डाला गया था उन व्यक्तियों ने अलग अलग हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। तो इसी कड़ी में देश के 9 हाईकोर्टों ने जो संबंधित व्यक्ति थे उनके लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी की और उन व्यक्तियों की रिहाई के आदेश दिए। इसके खिलाफ केंद्र सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से बहुत ही खराब निर्णय दिया और उसने 9 हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी हाईकोर्ट ने जो कहा था कि इनको रिहा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उन 9 हाईकोर्टों के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि हम इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश में आपातकाल लगा हुआ है। और ये जो जजमेंट था इसको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक काला दिवस यानी ब्लैक डे या सबसे खराब जजमेंटों में से एक माना जाता है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला को। और इस 4-1 के फैसले में जो 4 बहुमत से जो निर्णय दिया गया उसमें एक न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़, जो आपके वर्तमान सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता थे। जो एक न्यायाधीश असहमत थे वो थे एच.आर. खन्ना और एच.आर. खन्ना को सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली
और बाद में इनको सीजेआई भी नहीं बनाया और सीधा इनको बाईपास करके एसएम बेग साहब को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अब चलते हैं दूसरी रिट पर, यानी परमादेश, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति या कोई अफसर अपने कार्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा आदेश दिलवाया जा सकता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को उसका कर्तव्य याद दिलाते हुए उसके कर्तव्य की पालना करने का आदेश दे सकता है। लेकिन जो ये मैंडमस रिट है, ये भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्तियों को आदेश देने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्रदान है अनुच्छेद 361 के माध्यम से। तो जब तक ये पद पर रहते हैं, इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की ना कोई कार्रवाई की जा सकती है, ना कोई आदेश दिया जा सकता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ है रोकना या निषेध करना। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। और उत्प्रेषण रिट, इसका अर्थ भी है रोकना, और ये रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, यदि वह अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जारी की जाती है। देखिए, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट ये अपर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। जो भी उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या स्टेट में हाई कोर्ट हो सकता है, वो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको ये जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल भी आते हैं, जैसे आपका एनजीटी है या जैसे कैट है, उनको भी ये जारी की जा सकती है। यानी कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाएं दोनों को ये जारी की जा सकती है। और इसमें एक छोटा सा अंतर यह है कि उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब किसी मामले की सुनवाई जारी है। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, हो सकता है कि फिर भी वो न्यायालय भूलवश या अज्ञानवश उस मामले पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आती है। तो जब मामले की सुनवाई चल रही है, तब जो रिट जारी की जाएगी, तब वो प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है कि आप उस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए आप रुक जाइए। और सरोसरी रिट तब जारी की जाती है, मान लीजिए किसी न्यायालय ने ऐसे मामले पे सुनवाई कर ली जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता था और उस पर वर्डिक्ट भी दे दिया, अपना ऑर्डर भी सुना दिया, जजमेंट भी दे दिया। अब जो रिट जारी की जाएगी, यानी कि उस मामले की समाप्ति के बाद जो रिट जारी की जाएगी, वो सरोसरी जारी की जाएगी, यानी उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। तो सरोसरी और उत्प्रेषण रिट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है तथा विधायिका, कार्यपालिका या निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों रिट जुडिशियल और जो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, केवल उनके खिलाफ जारी की जा सकती है। इसके साथ ही इसमें एक छोटा सा अंतर यह है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से दी जाती है। पांचवी और अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, जिसका अर्थ होता है आप क्या अपराधिकार हैं या आप किस अधिकार से। ये रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद पर पहुंच गया है और उस पद के लिए वो योग्य नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करता है, लेकिन पता चलता है कि वो उस पद के लिए योग्य नहीं है, उसके दस्तावेज फर्जी थे, या उसने जो ऐसे आरक्षण संबंधी कोई दस्तावेज लगाए वो फर्जी थे, वो जाली थे। तो ऐसे पता चला कि उसके चयन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है और उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से या किस हैसियत से इस पद को ग्रहण करते हैं, और संबंधित व्यक्ति को ये जवाब देना पड़ेगा, और यदि वह देने में असफल रहता है तो उसे उस पद से हटना पड़ सकता है। और ये रिट भी निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है, ये रिट भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी की जाती है। तो ये 5 प्रकार की रिट है आपने देखी जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी ये दी गई हैं कि हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सरोसरी और मैंडबस। ये 5 प्रकार की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करने का अधिकार रखता है अनुच्छेद 32 के तहत। आइए चर्चा करते हैं कुछ अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अनुच्छेद 32(3) में यह व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन इसके लिए संसद विधि बनाएगी और विधि बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 32(3) के तहत दिया गया है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 359 की। इसके द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के माध्यम से आपके कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था आर्टिकल 359 के अंतर्गत की गई है और कोई ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सके, केवल राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर। 1997 के चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि रिट जारी करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं जारी करने का अधिकार है, उसी तरह से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार रखता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी याचिकाएं करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी हाई कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट याचिका जारी कर सकता है। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। यहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार रखता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल तब याचिकाएं जारी करता है जब आपके मूलभूत अधिकारों का वायलेशन हो रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट मूलभूत अधिकारों के वायलेशन के समय भी रिट जारी कर सकता है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी। अन्य उद्देश्य में हो सकता है आपके कानूनी अधिकार या आपके अन्य जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका वायलेशन हो रहा हो, तो इसके लिए भी हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि आप रिट याचिका जारी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट 6 रिट याचिका जारी करने का अधिकार रखता है, जिसमें है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सरोसरी उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, इंजेक्शन यानी व्यादेश। तो 5 रिट तो वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन 6ठी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करने का अधिकार रखता है। इंजेक्शन जो रिट है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होने पर इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन आपको तुरंत राहत दिलाता है, यानी जो इंस्टेंट रिलीफ है उसकी प्राप्ति के लिए आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी प्रकार जब आपको किसी मामले में तुरंत राहत चाहिए या जैसे स्टे एकदम से चाहिए, तब उसके लिए आप संबंधित हाई कोर्ट में इंजेक्शन याचिका लगाते हैं और इंजेक्शन याचिका का प्रयोग व्यक्ति को अंतरिम राहत यानी एंटरिम रिलीफ देने के लिए किया जाता है। तो आपने जाना कि रिट याचिकाएं क्या होती हैं, अनुच्छेद 32 क्या है, रिट याचिकाएं किस मामलों में जारी की जाती हैं, हाई कोर्ट के क्या अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं। और आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हम आगे भी ऐसे बेहतरीन वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले आपके लिए लाते रहें। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।